हेलो हेलो। चलो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिए थे, हमने क्या क्या पढ़ लिए थे, हमने बार चार्ट करवा दिया था आपको। बार चार्ट के बाद माइलस्टोन चार्ट हो गया था, उसके बाद लिंक्ड बार चार्ट हो गया था, उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया था। अभी लास्ट में बता दिया था भाई सभी हम काम को क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रेकडाउन कर सकते हैं। ब्रेकडाउन में सारी कहानी बताई थी आपको भी, कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट को सिस्टम में तोड़ा था, सिस्टम को सब सिस्टम में, सब सिस्टम को कंपोनेंट्स में, एंड कंपोनेंट्स को एलिमेंट्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी, है ना। अब एक डेफिनेशन और है इसके अंदर ही जो मेरे को एड ऑन की है फर्स्ट चैप्टर के। अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है, ये यूनिट फर्स्ट है ये, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं। यूनिट फर्स्ट का ही फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ है क्या, कितने टॉपिक हो गए देखना एक बार, 4 हो गए ना, 5वां है। अब उसी में 5वां ऐड कर लो, 5वां ऐड करो। कलर चेंज कैसे हो गया 5वां ऐड करो, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक। लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक। अब लाइन ऑफ बैलेंस क्या है, लाइन ऑफ बैलेंस इज अ प्लानिंग टेक्निक। लिख लो, पहले लिखवा देता हूँ फिर समझा देता है। लाइन ऑफ बैलेंस technique, line of balance technique is the planning technique, planning technique for repetitive work, repetitive work. It is used to achieve the target output, and it is used to achieve the target output, target output. गया। अब रिपीटेटिव वर्क क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, हाँ वर्क का रिपीट होना। ऐसा कौन सा काम है जिसमें काम रिपीट होते हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसमें काम रिपीट होते हैं। लेट अस सपोज अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो अपनी कंस्ट्रक्शन है उसमें रिपीटेटिव वर्क बहुत सारे हैं। तो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, ऐसे लिख दो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन। दिस टेक्निक इज हाईली, दिस टेक्निक is highly effective in determining the weakness and focus on items, focus on items requiring immediate attention, requiring जहां पे आपको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट अस सपोज एक ही कॉलोनी में 4 मकान बन रहे हैं, एक ही कॉलोनी में 4 मकान बन रहे हैं और टाइमिंग ले लो अलग अलग, टाइमिंग ले लो उसकी 0, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, ये लो। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज करो, एक और तरीका बनाता हूं मैं। पहला केस चल रहा था, डेटा नहीं बन सकता, कि बनाना ही पड़ेगा।
ये चल रही थी फाउंडेशन, ये चल रहा था वॉल वर्क, एक और ले लो काम, एक काम और ले लो। एक जगह हो रही थी रूफिंग, रूफ, और बस 3 ले लो, हो जाएगा इसमें, समझ आ जाएगा। ठीक है, 4 और ले लो 5 घर ले लिए। ये नंबर ऑफ हाउसेस जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये टाइम। ठीक है, ये सारी कहानी और इन दोनों के बीच का। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, सबसे पहले यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, घर के अंदर, घर में काम स्टार्ट हुआ और फाउंडेशन चल रही है, फाउंडेशन चल रही है। फाउंडेशन चली मेरी लगभग 12 दिन तक, देख रहे हो, 12 दिन तक चली। और जो 5वां घर है उसकी कितने दिन तक चली, कितने दिन तक, 19 दिन तक। समझ गए बात? फाउंडेशन चल रही है, पहले घर की फाउंडेशन कितने दिन तक चली, कितने दिन तक, 10-12 दिन तक। दूसरे घर की 13-14 दिन तक। तीसरे घर की कितने दिन तक, 15 दिन तक। चौथे की 16-17 दिन तक। 5वें हाउस की कितने दिन तक, 19 दिन तक। आपको इसके थ्रू इसने ये बता दिया भाई हर घर की फाउंडेशन में कितना कितना काम चल रहा है, ये सारी कहानी है। ठीक है, दूसरा, अब फाउंडेशन चल रही थी, उसके साथ साथ जैसे टाइम बढ़ता गया दूसरा काम भी स्टार्ट होंगे। फाउंडेशन कंप्लीट होगी कितने दिन में, लगभग मैक्सिमम कितना दिन आ गया, 18 दिन में फाउंडेशन खत्म हो गई है। उसके बाद इस 5 मकान की बोल दिया, इकट्ठा बताना हो तो इकट्ठा भी बता सकते हो, ये खत्म हो गई है। अब अगला शुरू हुआ वॉल वर्क, फाउंडेशन होगी, वॉल वर्क शुरू होगा। अब ईंटें लगानी है आपको। अब वॉल वर्क शुरू हुआ, पहले जो पहला हाउस था उसकी ईंटों का काम कितने दिन तक हो गया, कितने दिन तक हो गया, ये लगभग 24 दिन तक हो गया। उसके बाद दूसरा हाउस था, उसका कितने दिन में हो गया, लगभग 26 दिन में हो गया होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बता रहा है, ये एक ग्राफ के थ्रू बता रहा है अलग अलग घर की फाउंडेशन। अब आप इसके अंदर जो काम जिसका लेट हो रहा है उसको आप जल्दी कर सकते हो, ये सारी काम है। ऐसे में भी आप कह रहे हो भी अभी आपने क्या किया था, जो 5वां हाउस था उसका तो हो रहा है, पर दूसरा हाउस का जो फाउंडेशन वर्क है कितने दिन में हुआ, इतने दिन में, और 5वें हाउस का कितने दिन में हुआ। अब मैं चाहता हूं इसका काम जो है वो यहां आ जाए। तो अगर मैं बोलूं ये ले लो, ये यहां गया, उसके बाद चलो ये छोड़ो यार, इससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। इसी से काम, इससे क्या पता लगा भाई फाउंडेशन वर्क, किसी भी घर के फाउंडेशन वर्क और वॉल वर्क में कितना टाइम ड्यूरेशन है, यहां पे उसने बता दिया टाइम ड्यूरेशन। तो ये एक टेक्निक है बैलेंस करने की। अरे मिट कैसे गया ये, अब इन दोनों के बीच में ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है टाइम ड्यूरेशन। अब पता लग सकता है आपको, किसी भी मकान की ले लो, चौथे मकान की फाउंडेशन कब खत्म हुई थी, 15वें दिन, और उसकी वॉल वर्क कब शुरू हुई, 24-25 दिन। तो अल्टीमेटली आपको पता लग गया इन दोनों के बीच में कितना दिन का गैप है। अगर आप चाहते हो भाई इसका काम जो है, जो मेरा 15 दिन में हो रहा है वो 12 दिन में खत्म करें, उसके लिए क्या लगा देंगे, लेबर ज्यादा लगा दो, उसकी लेबर ज्यादा लगा दो, उसका क्या हो जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक ही ग्राफ के थ्रू काम को बैलेंस करने के लिए एक टेक्निक बना दी जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक, और कुछ भी नहीं इसमें। आई समझ में, नया क्वेश्चन आया हुआ इस पे।
तो लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक है, किसी भी काम को अगर आपको जल्दी कराना है, इस पांचों हाउस में से एक हाउस को आपने जल्दी कराना है, क्या लेबर ज्यादा लगा दो, 2 बंदे यहां फालतू लगा दो, इसका काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जो टाइम यहां पे खत्म हो रहा है वो खत्म कहां होने लग जाएगा, यहां खत्म होने लग जाएगा। ओके, ये यहां खत्म होने लग जाएगा समझ में। और वॉल वर्क आपका जल्दी शुरू हो जाएगा, अगर यहां से इसका काम खत्म हो गया तो वॉल वर्क जल्दी शुरू हो जाएगा। तो कोई भी काम को आप एनालाइज करोगे, एनालाइज किया इतने दिन में खत्म हो रहा है, उस काम को अगर आपने जल्दी करना है तो कैसी टेक्निक लगाओगे, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक लगा दो। आई समझ में। तो लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक कुछ नहीं है, किसी भी काम को जल्दी करने के लिए आपको उस काम को जल्दी शिफ्ट कर दो। इससे पता लग जाएगा इस चार्ट के थ्रू, भाई हर घर की एनालिसिस पता लग जाएगी और दोनों के वर्क में बैलेंस पता लग जाएगा, कितना टाइम ड्यूरेशन है। लेट अस सपोज अब देख लो यहाँ पे चौथे घर की कितने 12वें दिन खत्म हुई, इसकी वॉल वर्क कब शुरू हुई, इसकी 24वें दिन, कितने टाइम ड्यूरेशन आ गया, ये टाइम लिख देंगे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये भी एक टेक्निक है। धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, नेटवर्क एनालिसिस पे पहुंच रहे हैं, ताकि उसमें डायरेक्ट आपको एक ही चार्ट में पता लग जाएगा। अभी मैंने आपको देखो बार चार्ट बताया, दूसरे तरीके से बता सकते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया माइलस्टोन चार्ट, उसमें आपको वो पता लग गई थी भाई इवेंट की, छोटे छोटे इवेंट्स में बांट दिया था मैंने। उसके बाद मैंने आपको लिंक्ड बार चार्ट बताया, उसके बाद मैंने आपको वर्क ब्रेकडाउन तोड़ दिया सबको। अब मैंने लास्ट में अब क्या बता दिया, उन सबकी कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि अब ये टाइम ड्यूरेशन बताने लग गया। ऐसे समझ में। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एक पे आ जाएंगे हम लोग जो हमें पढ़ना है। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक बोलते हैं, बात करा। ठीक है, तो लाइन ऑफ बैलेंस पढ़ लो। लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक इज द प्लानिंग टेक्निक फॉर रिपीटेटिव वर्क एंड इट इज यूज्ड टू अचीव द टारगेट आउटपुट। ये क्या करते हैं, अचीव करते हैं इसमें टारगेट आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट लिख लो, वो प्रोजेक्ट लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। दिस टेक्निक हाईली इफेक्टिव इन डिटरमाइनिंग द, अब ये टेक्निक हाईली इफेक्टिव है डिटरमाइन करने में वीकनेस एंड फोकस ऑन आइटम रिक्वायरिंग द इमीडिएट अटेंशन। जिस काम पे आपको ज्यादा अटेंशन चाहिए उस पे फोकस कर सकते हैं इस टेक्निक से। दूसरा जो अपनी वीकनेस है उससे पता लग जाएगा कि इसका काम जल्दी लेट हो रहा है, इसका जल्दी हो रहा है, बस ये सारे काम है। ठीक है, जो काम लेट हो रहा है उसको जल्दी कराने के लिए ये एक टेक्निक होगी, आपको पता लग जाएगी भैया अगर वॉल फाउंडेशन मुझे जल्दी शुरू कर दूंगा तो जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये सारे काम क्लियर है, ये एक एग्जांपल के फॉर्म में बता दिया, बना लो उसको। ठीक है, एक नोट और लिख लो, इसके नीचे खत्म करते हैं। दिस टेक्निक is used as a controlling tool in a project progress। अब कोई भी टेक्निक आपको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नहीं बताती थी, बट ये टेक्निक आपको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बताने लगी। ओके, चलो ये सारी कहानी भी होगी। अब आ जाओ, इतनी चीजें हैं। चलो नेक्स्ट, लास्ट इसमें टॉपिक है मेरा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी लिख लो। हाँ, प्रोजेक्ट का लास्ट, फर्स्ट यूनिट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का लास्ट टॉपिक ये है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लिख लो। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग grouping. It is a process of identifying, grouping of work to be performed, grouping of work to be performed, defining responsibility, authority, defining responsibility, authority, and establishing the relationship,
the relationship, establishing the relationship for the purpose of work completed efficiently. लीजिए ये भी लिख लो. हो गया. देखो कुछ नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर आपको आइडेंटिफाई कर दिया भाई आप जो है फाइनेंस का काम करोगे. जैसे लेट सपोज हमने दे दिया, हमने तुषार को दे दिया फाइनेंस का काम, ठीक है. हमने अपना मुकुल को दे दिया, हमने क्या बोलते हैं इसको, काम दे दिया इसको मार्केटिंग का, वहाँ से ले ले. फाइनेंस का काम दे दिया, उसको बोल दिया मैंने मार्केटिंग का काम दे दिया, और इसको बना दिया मैंने एचआर मैनेजर, इसको बना दिया एचआर मैनेजर. अब सबको अलग अलग काम दे दिया. मतलब अब आपको अगर मैंने फाइनेंस का काम दिया तो आप फाइनेंस का संभालोगे, आपको इससे मतलब थोड़ी है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. तो कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, इसमें आइडेंटिफाई कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं इसके अंदर भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे. ये चीजें होंगी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको. दूसरा, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर आपको टॉप टू बॉटम काम चलेगा, बॉटम टू टॉप, जिसमें बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे लेट अस सपोज गवर्नमेंट जेई की तैयारी करने जा रहे हो, जेई की तैयारी करने जा रहे हो, जेई सबसे नीचे वाला वो है, समझ रहे हो. जेई के ऊपर आता है ए, आता है ना, ए के ऊपर आता है अपना, ए के ऊपर आ जाएगा अपना क्या बोलते हैं एक्शन आ जाएगा, जो बोलते हैं ना, एक्शन के ऊपर आ जाएगा एससी, एससी के ऊपर आ जाएगा चीफ. तो ये चीजें होती है सारी की सारी. अच्छा, अगर आपको कोई काम करवाना है, मतलब आपकी बात फाइल पड़ी रह जाएगी चीफ तक जाने के लिए, समझ रहे हो बात, आपको कोई मतलब नहीं है. ये सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है रैंक पे. आपका रैंक और दूसरे का रैंक अगर सेम है तो आप क्या करोगे भी, एक दूसरे से ग्रुपिंग करके काम कर लोगे. अगर आपका रैंक अलग अलग है तो आप क्या करोगे, तो आपकी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, आपका सबका अलग अलग काम होगा. और अगर आपको अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है तो आपको काफी टाइम लग जाएगा उसमें. तो ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. भाई ऑर्गेनाइज कर रखा है किसी भी काम को. तो अल्टीमेटली मैंने बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई कर दो, ग्रुपिंग ऑफ वर्क, वर्क को ग्रुप में बांट दो परफॉर्म करने के लिए, डिफाइन कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भैया आपका ये काम है, आपका ये काम है, अथॉरिटी दे दो, सिर्फ आप करोगे और कोई करेगा नहीं. दूसरा, एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ वर्क, उस काम के लिए रिलेशनशिप डेवलप कर दो भाई, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ वर्क कंप्लीटली, ताकि काम आपका क्या हो जाए, एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए. इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. आई समझ में. अब यार ये, अब मैं बताऊं आपको, सीपीएम पट को सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो बनानी है, वो हर फील्ड में आता है. हर फील्ड मतलब जरूरी नहीं है भी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ. अब हो सकता है भी अपना सीएससी वाले भी पढ़ रहे हो सकता है मैकेनिकल वाले भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो हर फील्ड में आता है, इसका नहीं है. बीएससी वाले मतलब हर एक फील्ड में सीपीएम पट आता ही आता है. हो सकता है कंपनी का काम है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कहीं भी हो सकती है. तो अल्टीमेटली जरूरी नहीं है भाई जो सीपीएम पट सब्जेक्ट है अपना सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में हो. मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, बस रिलेटेड हो जाए ये सारी कहानी. क्लियर है. अब इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ ताकि समझ आ जाए. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट. ये नया ऐड किया है भाई, अभी तक हम उतना ही ऐड ऑन था, नया ऐड ऑन किया इसमें देख लो. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहली, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन
इट इज द टाइप ऑफ, एक लाइन लिख लो इसमें हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, it is the type of organization in which the whole work is divided into, in which the whole work divided in such a way, in which whole work is divided in such a way that each person has to perform, that each person has to perform, each person has to perform minimum number of function, minimum number of functions, minimum number of functions, and is responsible for those functions, and is responsible for those functions. तो जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया था उसको लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि अगली बार पढ़ो समझ आ जाए। और एक लिख दें, ऑल सिमिलर वर्क, इसमें एक लाइन और लिख लो, ऑल सिमिलर वर्क, ऑल सिमिलर वर्क is grouped together, is grouped together in one person. Let us suppose, तो कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, कितने बताए थे, 3 बताए थे, 3 काम ले लो कोई बात नहीं, 3 काम में किसी भी सीईओ के अंदर सारे काम होंगे, कोई भी कंपनी का सीईओ होगा ऊपर, इस सीईओ के अंदर अलग अलग बंदे होंगे, अलग अलग बंदे, जैसे फाइनेंस संभाल दिया, एक फाइनेंस का काम सारा संभालेगा, दूसरा एक जना मार्केटिंग करेगा, एक एचआर मैनेजर होगा, ये होता होगा। अब फाइनेंस वाला क्या क्या काम संभालेगा, सारे अकाउंट्स के काम वही संभालेगा, अकाउंटिंग, सारे काम अकाउंटिंग हो जाएगी। और क्या करेगा, परचेजिंग, परचेजिंग भी कौन करेगा, अकाउंटिंग परचेजिंग दोनों काम फाइनेंस वाला संभालेगा, और फाइनेंस का काम भी संभालेगा जो फाइनेंस करना है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग वाला काम क्या करेगा, सेल्स देगा, सेल का काम ये संभालेगा। दूसरा सर्विस भी किसकी जिम्मेवारी है, जो मार्केटिंग करेगा ताकि सर्विस मिले जो भी कस्टमर है अपने। एचआर मैनेजर का क्या मतलब है, जो मैन पावर इकट्ठा करेगा, मैन पावर, तो ये इन सबको मैनेज करने वाला कौन होता है, एचआर मैनेजर होता है। तो अल्टीमेटली अपन ने क्या किया, जिसमें सभी वर्क को ऐसे बांट दिया भी हर पर्सन हैज टू परफॉर्म अ मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस फंक्शन। ऑल सिमिलर वर्क इज ग्रुप टुगेदर। अब ये सिमिलर वर्क है, ग्रुप कर दी, ग्रुपिंग कर दी, सिमिलर वर्क है ग्रुपिंग कर दी, सिमिलर वर्क है ग्रुपिंग कर दी। तो किसी भी काम को ग्रुपिंग कर दो ऐसे ताकि वर्क क्या हो जाए, एफिशिएंटली अपने परफॉर्म करे। तो ऐसे एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब आ जाओ लोग, उसको समझ नहीं आएगा, पहली बार लगा रहा ना वो, उसको ऐसे लग रहा कहाँ बैठ गया मैं। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसमें सेकंड है मेरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल हो गया, सेकंड इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन लिखो इसमें भी, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म
This is the oldest and simplest form adopted in construction object. Adopted in construction of project. There is a clear line of authority. Clear line of authority, and there is a clear line of authority and responsibility between superior and subordinates. Superior and नाम दूसरा ले लेता हूँ, superior and subordinates. Subordinates. This type of organization in private construction and government construction. लो हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल, सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होता है चीफ इंजीनियर, होता है ना। चीफ इंजीनियर के बाद कौन होता है? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट। उसके बाद सुपरिटेंडेंट के बाद संभालता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक्शन जो इसको बोलते हो आप, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद कौन संभालता है? एई, असिस्टेंट इंजीनियर। उसके बाद कौन आता है? जेई। ये इसमें एक पॉइंट लिख लो, ठीक है। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सभी अपने रैंक पे काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको लोअर से ऊपर बात पहुंचानी है तो उसमें क्या हो जाएगा? टफ टास्क हो जाएगा। बस ये पॉइंट लिखो, उसमें नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के पॉइंट लिखो। हियर डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉय, हियर डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉय इज एनहांस्ड, बट क्या प्रॉब्लम है इसमें? बट फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप मैनेजमेंट, बट फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप मैनेजमेंट इज टफ। लो इतना लिख लो, खत्म। टफ लिख लो, डिफिकल्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब आ जाओ, ये हो गया फंक्शन और टाइम दोनों हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों कॉम्बिनेशन है ये। थर्ड, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अब लेट अस सपोज इसी का एग्जांपल ले लो। चीफ इंजीनियर दो टाइप पे काम करता है, एक तो एज अ फंक्शन, खुद का उसका एक पार्ट है। दूसरा एज अ वो स्टाफ भी काम करता है। स्टाफ मतलब उसके अंडर स्टाफ जो होगा उसको भी मैनेज करेगा। लेट अस सपोज एग्जांपल बता दूं, सीधा उसी समझ जाओगे ना। चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर। अब इसके अंडर
स्टाफ कौन कौन सा होगा? डिजाइन इंजीनियर होगा जो डिजाइन करके देगा, डिजाइन इंजीनियर, ठीक है। आर्किटेक्ट्स भी होंगे जो आपको ड्राइंग करके देंगे, ठीक है, और आर्किटेक्ट्स भी होंगे। और कौन होगा? फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारा स्टाफ होगा। अब एज अ चीफ इंजीनियर फंक्शन, एज अ फंक्शन भी काम करेगा। एज अ फंक्शन कैसे? फंक्शन कैसे? वही काम, चीफ इंजीनियर के नीचे कौन आएगा? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद एई, उसके बाद जेई। अब अल्टीमेटली कई बार ऐसा भी होता है एक ही चीफ इंजीनियर को दो काम करने पड़ते हैं। वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लाइन और स्टाफ दोनों होती है। अल्टीमेटली मैंने दो बताई है। एक में देखो ये स्टाफ, सारा स्टाफ को मैनेज कर रहा था, ये है फंक्शनल, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन एज अ सीईओ काम कर रहा है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाइन और फंक्शन दोनों का काम कर रहा है ये। तो ये वाली जो इसकी लाइन होगी, ये वाली, ये जो लाइन है क्या बोलते हैं इसको, ये तो इसकी फंक्शन बोल दिया क्या मैंने इसको, ये लो, ये होगी इसकी लाइन होगी, और ये क्या हो गया इसका? फंक्शन हो गया। तो लाइन और फंक्शन जब दोनों करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ। बस ये दोनों काम है। आगे दोनों है। एक लास्ट हो रहेगी, इसको भी लिख लो। अब इसमें क्या लिखे हैं? ठीक है, एक पॉइंट लिख लो इसमें, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, चौथी। हाँ, लो लो लो। हो गया। नेक्स्ट लिख लो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन लास्ट है ये। थोड़ा सा इसका एग्जांपल बता देता हूँ, खत्म करते हैं। बस थोड़ा सा यार नाम से ही ध्यान रखना, ऐसा कुछ है नहीं भाई, पता लग जाएगा भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेगा तो। मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ये फंक्शन प्ले करती है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में। जैसे 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 काम तो कर रहे हो आप, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीईओ की। समझ रहे हो? कोई काम आपको दे दिया, काम तो आप कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी होगी, पकड़ेंगे किसको? तो ज्यादातर कंपनियों में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन चलती है भाई, पावर्स दे दी जाती है भाई आपको ये काम करना है, अगर आपने ये काम ना किया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इतनी सी बात है। तो इसके लिए क्या पॉइंट लिखाऊं यार? चलो लिख लो, मेंटेन द it maintain the strong function based on it maintain the strong function based on function and responsibility, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर जिसमें आ जाएगा वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, ये सारी कहानी है। Here power is divided into both functional and responsibility। ठीक है, it gives highest efficiency। हाईएस्ट एफिशिएंसी क्यों आएगी? अरे भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम आपसे करा रहा हूं, मैं आपसे काम कैसे कराऊंगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं फंसूंगा ना आपसे। काम मैं बार बार पूछूंगा ये काम हुआ कि सही नहीं हुआ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सिमम होगी इसके अंदर। तो परफॉर्म तो मैं कर रहा हूँ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, फंक्शन आपके हाथ में है, काम आप कर रहे हो। काम उसको एफिशिएंट वे में कब होगा? जब मेरे ऊपर आ गई बात। समझ रहे हो बात? ये सारी कहानी क्लियर है? तो लिख लो, इट गिव्स द हाईएस्ट एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज हाई, एंड
मैनेजमेंट कॉस्ट इज हाई। ये लो, अब यार ये देखो, अब ये तो मैट्रिक्स होगी। अब ऐसा भी तो होता है जैसे बैंक हो गया, बैंक में ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर के नीचे सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय ने अगर गलत पैसा भेज दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ एम्प्लॉय होगा, उस एम्प्लॉय से लिखवा लिया जाता है। अगर तूने 10 लाख रुपए किसी का ट्रांसफर कर दिया, तू रिस्पॉन्सिबल होगा उसका। समझ रहे हो बात? अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर के ऊपर हो तो ऊपर खड़े सिर पे खड़ा होगा। समझ रहे हो ना बात? तो ये चीजें होती हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पे मैट्रिक्स यूज होती है, कहीं पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है, कहीं पे फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ये यूज होती है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पार्ट नहीं है अपना सिविल इंजीनियरिंग का, ज़्यादा फील भी नहीं आती इसके अंदर, बट पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है एक आधा सवाल बन जाए तो ये ना हो भी ये पार्ट रह गया। ये पूरा कंप्लीट हो गया मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलो मैं सोच रहा पढ़ाऊंगा कैसे, चलो हो गया, अच्छा हो गया। अब शुरू होगा अपना जो मेन काम है, ठीक है, जिसमें आपने सीपीएम पढ़ लिया, पर्ट पढ़ लिया, एरोज पढ़ लिए, वो सारी बेसिक एनालिसिस आज शुरू कर दूंगा, कल से क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट 2 नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस हो गया। चलो नेटवर्क एनालिसिस क्या होती है, मतलब आपको पहले बता दूं, जो पर्ट सीपीएम वो सारी इसी में बेस है। ये आता होगा तो पर्ट सीपीएम समझ आएगा, ये नहीं आएगा तो पर्ट सीपीएम समझ नहीं आएगा। आई समझ में? चलो ये क्या है? इट इज द ग्राफिकल एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। It is the graphical and logical representation of different activities. अलग अलग एक्टिविटीज की ग्राफिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। ये बंद कर दो या तो, या वो बंद कर दो। नेक्स्ट, अब ये मॉडिफिकेशन किस पे है, कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हैं? इट इज द मॉडिफिकेशन it is the modification over bar chart, milestone chart, bar chart, milestone chart। नेक्स्ट कौन सा बता, लिंक्ड बार चार्ट, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। लिंक्ड बार चार्ट और एक्सेट्रा लिख दो बस, वेयर सीधा ही लिख दो, where all the drawback eliminate, जहां पे सारे के सारे आपके जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे वो सारे खत्म हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलो नेटवर्क एनालिसिस आर ऑफ 2 टाइप्स। नेटवर्क एनालिसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप है इसके। पहला टाइप एक्टिविटी ऑन एरो, दूसरा एक्टिविटी ऑन नोड। 2 टाइप के हैं। इसको बोलते हैं AOA, इसको बोलते हैं AON। इतनी कहानी तो पढ़ी होगी सबने बीटेक में डिप्लोमा में सबने पढ़ रखी होगी। एरोज होते हैं, नोड होती है, चीजें पता होंगी सारी। चलो जब एक्टिविटी ऑन एरो होगा तो दिस इज द एरो, ये देख रहे हो एरो, ये होता है इवेंट, ये है एरो। तो अल्टीमेटली जो एक्टिविटी प्लेस होगी वो एरो पे प्लेस होगी। ये क्या है? एरो है। ए एक्टिविटी प्लेस किस पे करी मैंने? ए एक्टिविटी प्लेस करी एरो पे, बी एक्टिविटी प्लेस करी दूसरे एरो पे। अब ये क्या है मेरा? इवेंट। एक वन इवेंट, मतलब जैसे ही ये एक्टिविटी कंप्लीशन को बता रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इवेंट को बोलते हैं। अल्टीमेटली एरो पे एक्टिविटी प्लेस होगी। जैसे लेट्स सपोज, आपको एक और एग्जांपल बढ़िया वाला देता हूं।
पहले कल शायद यहाँ पढ़ा हो तो वो ही बताया था दोबारा से। जैसे आपने किताब खोली, आपने किताब खोली, किताब खोलना क्या है, स्टार्ट कर दिया ना, काम स्टार्ट कर दिया, वो इवेंट है। आपने पढ़ाई की, वो क्या है, वो क्या है, अरे एक्टिविटी है जो आपने पढ़ाई की। आपने किताब बंद कर दी, वो क्या है, इवेंट हो गया। समझ गए बात, व्हाट इज एक्टिविटी व्हाट इज इवेंट, समझ आ गया। तो वही चीजें उसको प्लेस करना है, आई समझ में, क्लियर है ना। हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, इवेंट है, जो पढ़ाई करी वो क्या है, एक्टिविटी है। ये सारी कहानी। अब ये मत कहना सर मैंने तो किताब खोलने में टाइम लगा दिया, सर खुल ही नहीं रही थी किताब, मैं बोला भैया कुछ नहीं कर सकते। तो आपने किताब खोली, अब ये नहीं है उसमें टाइम लग गया, अब उसमें टाइम है ही नहीं, उसके लिए मेंशन ही नहीं है भाई। आपने किताब खोली, आपका इवेंट स्टार्ट हो गया, t इक्वल टू 2 पे स्टार्ट हुआ, लेट अस सपोज t इक्वल टू सेकंड डे था जिसपे आप, मंडे था जिसपे आप बात कर रहे हो, t इक्वल टू मंडे, जब आपने इवेंट स्टार्ट किया। अब मंडे को उस पे कितने घंटे टाइम पास किया, जैसे लेट अस सपोज मंडे को भी आपने 2 बजे स्टार्ट किया, t इक्वल टू 2, अब कितने घंटे काम किया आपने, 4 घंटे, उसके बाद इवेंट खत्म हुआ, ठीक है। 4 घंटे बाद क्या हो गया, वो इवेंट खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली पढ़ाई, जब किताब खोली और किताब बंद की वो तो इवेंट बोलेंगे, जब पढ़ाई करी उसको बोलेंगे हमेशा। अब दिमाग में यही रखना है आपको, ठीक है। व्हाट इज एक्टिविटी समझ आ गया, व्हाट इज इवेंट समझ आ गया आपको, क्लियर है। अब इसकी एनालिसिस 2 टाइप से हो सकती है। एक्टिविटी या तो मैं एरो पे प्लेस करूंगा, या एक्टिविटी किस में प्लेस करूंगा, नोड पे। ये होती है एरो, ये होती है नोड, क्लियर है। जब एक्टिविटी आपने प्लेस करी नोड में, उसको बोलेंगे एक्टिविटी ऑन नोड। जब आप प्लेस करोगे एरो के ऊपर, उसको बोलेंगे एक्टिविटी ऑन एरो। बस इतनी सी कहानी है, क्लियर है बात। चलो इसको लिख लो, लिखना है तो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, नोड भी प्लेस करके दे देता हूँ, चलिए ठीक है। लो नोड, ये नोड ए, इसी को बना के दी मैंने, ये नोड, ये एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक्टिविटी बता दी, और ये भी स्टार्ट हो गया यहाँ से, लो ठीक है। अब एरो और नोड तो दोनों बनेंगे, यहां पे शो कर रहा है नोड के अंदर एक्टिविटी, यहां पे शो रहा है एरो के ऊपर, क्लियर है, क्लियर है ना, ये सारी कहानी। अच्छा चलो ये और बात बताओ मुझे, हाँ बोलो, ठीक है। अच्छा एरो, दिस इज एरो, ये एरो है, ये एरो की क्या है, ये एरो की क्या है, टेल है। ये एरो का क्या है, हेड है। आगे जाके ये मत पूछना सर हेड ऑफ ये क्या लिख दिया, यही बता दिया सारा कुछ। ये एरो की टेल है, ये एरो का हेड है, ओके समझ गए ना बात। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलो कहानी शुरू करते हैं अब फटाफट से। अब पहले फंडामेंटल बताऊं, चलो फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क लिख लिया इतना। अब आ जाओ, दिस इज फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क। इसके लिए एक लाइन लिख लो, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क के लिए लिखो, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज connected logically and sequentially. Network consists of different activities connected logically and sequentially, such as required for completion of work. ठीक है, हो गया। तो कुछ नहीं बताया। नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क हम बात करेंगे, उस नेटवर्क में डिफरेंट एक्टिविटीज कनेक्टेड होंगी, लॉजिकली भी और सीक्वेंशली भी। सीक्वेंस में काम चलेगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो लॉजिकली होगी, उसको बोलते हैं कंप्लीशन, सच एज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसका ये फंडामेंटल है भाई, नेटवर्क का फंडामेंटल है लॉजिकली और सीक्वेंशियली दोनों चलूंगा मैं। अभी समझ आ जाएगा लॉजिकली क्या है, सीक्वेंशियली क्या है, अभी सब आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम। पहला स्टार्ट कर रहा हूं, एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम।
activity on arrow diagram. It consists of activity being marked on किस पे मार्क करेंगे एक्टिविटी? ऑन एरोस एंड इवेंट मार्क ऑन नोड. लो, हो गया. व्हाट इज एक्टिविटी? इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, बता चुका हूं पहले, दोबारा लिखवा रहा हूं. व्हाट इज एक्टिविटी? लिख लो उसमें. एक्टिविटी क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क. एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क is termed as activity. अब इसकी डेफिनेशन बता दी मैंने. पढ़ाई करने को बोलेंगे एक्टिविटी, पढ़ाई स्टार्ट करने को बोलेंगे इवेंट. ठीक है, ये बात होगी. हो गया, वर्क भी कंप्लीट हो गया. अब एग्जाम्पल भी लिख लो भाई, एग्जाम्पल भी लिख लो, बाद में भूल जाओगे. एग्जाम्पल लिखो, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई. कर रहे हो ना सभी? ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई गेट. लो. सेकंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन. लो, ये एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. लिसनिंग ऑफ म्यूजिक. अभी जरूरी नहीं है, अब क्या हो गया सर ये तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नहीं है. जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन से पढ़ा रहा हूँ, गाना सुन रहे हो आप. लिसनिंग ऑफ म्यूजिक ये भी लिख लो. ठीक है, बाकी आप डाल लेना जो भी काम करने का होता है उसका. ठीक है, चलो. हो गया. नेक्स्ट, अब इसके लिए कुछ पॉइंट लिख लो एक्टिविटी के लिए, वो भी लिख लेते हैं. लिख लिया तुमने? इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एक्टिविटी. क्या क्या चाहिए इसके लिए? पहला पॉइंट लिखो. फॉर कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई तो रिसोर्स चाहिए. समझ रहे हो बात? ये सारी कहानी. हेयर एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय एन एरो. ये बता दिया, दोबारा लिखवा रहा हूं. एरो. नेक्स्ट, tail of arrow signifies that start of activity. Head of arrow signifies that finish of activity. किसी भी एक्टिविटी की फिनिश को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं. तो हेड और रोल बता ही दिया मैंने. लो, दिस इज द टेल, दिस इज द हेड. लो, ये बना लो. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ एरो. अरे लेंथ ऑफ एरो कोई सिग्निफिकेंस है क्या? लेंथ ऑफ एरो हैज नो सिग्निफिकेंस. कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. लेंथ ऑफ एरो हैज नो सिग्निफिकेंस. बट
जनरली it drawn from left to right, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करोगे, ओके, लेफ्ट टू राइट। अब बताता हूं कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हो गया। चलो अब बताता हूं कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज द इवेंट आई, दिस इज द इवेंट जे, ओके। ऊपर बताओगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करोगे, ओके, डिस्क्रिप्शन, नीचे बताओगे ड्यूरेशन, ये भी लिख लो, ये डिस्क्रिप्शन और ये क्या है, ड्यूरेशन। चलो डिस्क्रिप्शन बताओ, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन, क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये डिस्क्राइब कर रहा है भैया मैं आई से जे चल रहा हूं, तो इसको बोल देगा आई जे, ओके। अरे जरूरी नहीं है ये आई जे हो, ये 1 2 भी हो सकता है। अगर ये 1 2 होता तो क्या लिख देता मैं 1 2, ओके, समझ गए। ड्यूरेशन कितना टाइम लगा, ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, ओके। चलो ये इस बारी कहां लिख लो, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, इतनी कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, बस बेस तैयार हो जाएगा सारा। टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, फर्स्ट इज सीरियल एक्टिविटी। सीरियल एक्टिविटी, सीरियल एक्टिविटी क्या होता है, जैसे सीरीज कनेक्शन, एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी स्टार्ट होगी, उसको बोलते हैं सीरियल एक्टिविटी, ठीक है, लिख लो इसको। एन एक्टिविटी विच कैन बी स्टार्टेड an activity which can be started only after the completion of only after the completion of another activity is termed as serial activity। लो ये भी लिख लो, an activity which can be started only after the completion of another activity, हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लें इसका, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे समझ आ जाएगा। लेट अस सपोज 1 इवेंट, लेट अस सपोज 2 इवेंट, लेट अस सपोज 3rd इवेंट, लेट अस सपोज 4 इवेंट, ठीक है। स्टार्ट हुआ काम मेरा टाइम इक्वल टू 2, मतलब दूसरे दिन काम स्टार्ट हो, कोई भी काम चालू हुआ था उसको दूसरे दिन, ये मेरे फर्स्ट, और एक्टिविटी थी मेरी ए बी सी, 3 एक्टिविटी हो गई। दूसरे दिन काम स्टार्ट हुआ, ऊपर इसका ड्यूरेशन, ये काम चला मेरा 5 दिन, 5 दिन। नीचे यहाँ क्या लिखते हैं, ड्यूरेशन लिखते हैं, वहां डिस्क्रिप्शन करते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हो आप, डिस्क्रिप्शन मतलब जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हो, ये 5 दिन चला, दूसरे दिन स्टार्ट होगा, कितने दिन लग जाएंगे यहाँ पे, टाइम कितना हो जाएगा 7 दिन, ये 7वें दिन स्टार्ट होगा, ये इवेंट 7वें दिन स्टार्ट होगा। कौन सी एक्टिविटी, बी एक्टिविटी 7वें दिन स्टार्ट होगी। इसको लगा लेट अस सपोज 3 दिन, ये कितने 7 और दिन कितना हो जाएगा 10 दिन। ये काम चला 2 दिन, ये कितना हो जाएगा 12 दिन, तो ये कितना आ जाएगा, ये टाइम इक्वल टू 12 दिन। आपका प्रोजेक्ट कब खत्म हो गया, 12 दिन आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। दिस इज दी, सो ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी की एक्टिविटी क्या है, दिस इज दी सीरियल एक्टिविटी। सीरियल एक्टिविटी मतलब ए खत्म होगी तो बी चालू होगी, बी खत्म होगी तो सी चालू होगी, आई समझ में, तो ये सारी करनी, दीज आर दी सीरियल एक्टिविटी, ओके। चलो ये कहानी होगी, लिख लो भाई, हो गया ना। हेयर ए बी सी एक्टिविटी आर सीरियल एक्टिविटी। अरे मैं नोट्स ऐसे बनवा रहा हूं, जब पढ़ोगे तब समझ आ जाएंगे, समझ लो ना बात, सब कुछ लिखवा रहा हूं, सब कुछ। नेक्स्ट आ जाओ पैरेलल एक्टिविटी। नित्य मारा समझ, पक्की बात है, ना आए तो वीडियो दोबारा लगा देना, फिर भी ना आए तो एक बार और लगा देना।
हो गया। नेक्स्ट सेकंड, पैरेलल एक्टिविटी। activity which can be carried out simultaneously. Activity which can be carried out simultaneously are termed as parallel activity. चलो करो शुरू उसको ही। अब पहले बना के दिखा रहा हूं। लो लेट अस सपोज ये फर्स्ट इवेंट, 2 इवेंट, दिस इज 3 इवेंट, दिस इज 4 इवेंट, दिस इज 5, 4 के बाद 5, दिस इज 6th इवेंट। ये बना दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर बना दो उसको। काम स्टार्ट किया मैंने 5वें दिन, 5 डे। 5th डे स्टार्ट किया, ड्यूरेशन लगी एक्टिविटी ए, बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ए बी सी डी ई, दिस इज एफ एक्टिविटी। ये लिख लो सारा, ठीक है। काम स्टार्ट हुआ 5वें दिन और इस काम को लगा 2 दिन। कितने दिन में खत्म होगा ये? कितने दिन आ जाएगा? 7th डे आ जाएगा। उस ड्यूरेशन को लगा 3 दिन, यहाँ पे आ जाएंगे 3 दिन, और इसको लगा मेरा 2 दिन, इसको लगा 2 दिन, इसको लगा 3 दिन, ठीक है। ये काम चलता रहा अपना। अब मेरे को ये बताओ पैरेलल एक्टिविटी कौन कौन सी है? मैं ये भी इतना ही लिख रहा हूँ भी 2 पैरेलल एक्टिविटी होंगी, इसमें 2 सीरीज में होंगी। अब यहाँ से एरो चला, यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ गया। अब ए और बी क्या होंगी? ए और बी किस में होंगी? सीरीज में होंगी। बी और डी किस में होंगी? सीरीज में। डी और एफ किस में होंगी? सीरीज में। अब बी वाली, बी के साथ सी भी तो एक्टिविटी चल रही है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगी? पैरेलल में। बी के साथ ई भी पैरेलल में हो सकती है, तो इसका मतलब और बी और ई पैरेलल हो सकती है, बी और सी पैरेलल हो सकती है, ठीक है। सी और ई क्या है? सीरीज में। तो सीरीज वाले अलग से लिख लो, पैरेलल में अलग से लिख लो। सीरीज में ए बी डी एफ, सीरीज में ए सी ई एफ, सीरीज में। पैरेलल में लिख लो कौन कौन सी इकट्ठे काम चल रहे होंगे। पैरेलल में होंगे बी पैरेलल टू सी हो सकता है, बी पैरेलल टू ई हो सकता है, डी पैरेलल टू सी हो सकता है, डी पैरेलल टू सी एंड बस डी पैरेलल टू सी हो सकता है बस। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये सारी कहानी आ जाएगी। लो ये लिखो, क्या कहाँ है? डी और ई, हाँ डी और ई पैरेलल हो सकते हैं। लो लिखा नहीं, अरे ये तो आ गया ना। अच्छा लो ठीक है, डी और हाँ कोई भी पैरेलल हो सकता है, वो तो एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ये है भाई, इसने बता दिया भी ये दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, एक बाद में भी हो सकते हैं। ये सारी कहानी। चलो ये सारी कहानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बताओ मुझे, सवाल ये आएगा, सीरीज एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी कौन सी आपस में डिपेंडेंट है? सीरीज एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी कौन सी आपस में डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है? सीरीज वाली इंडिपेंडेंट होगी, सीरीज वाली डिपेंडेंट होगी। सीरीज में एक खत्म होगी तभी दूसरी चालू होगी। हाँ, और पैरेलल वाली इंडिपेंडेंट है भाई, वो भी चल रही है, वो भी चल रही है, कोई आपस में मतलब नहीं है। तो ये नोट डाल के पॉइंट लिख लो, ये सवाल बन जाएगा। नोट डाल के लिखो, सीरीज एक्टिविटीज आर
डिपेंडेंट टू ईच अदर, डिपेंडेंट टू ईच अदर, बट पैरेलल एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट। लो खत्म ये पॉइंट भी। एक चीज और बता दूं, 7 दिन 10 10 और 5 15, ठीक है। एक बार इसी में और देखो एक चीज और, मैंने पूरा लिखा नहीं गया, ठीक है। पहली एक्टिविटी 5वें दिन शुरू हुई, 5वें दिन शुरू हुई, कितने दिन लगे? 2 दिन। कितने दिन खत्म होगी? 7। 7वें दिन ये शुरू हुई इवेंट जो है, इसमें कितने दिन लगे? 7 और 3, अब 10वें दिन ये शुरू होनी थी, ठीक है। अब ये हो गए 10वें दिन। अच्छा ये बताओ 7वें दिन ये हुई, ये कितने दिन हुई? 9 दिन। अब इसको लगे 3 दिन, 3 दिन, इसको लगे 2 दिन, ठीक है। अब 10 और 3 13, 13वें दिन ये एक्टिविटी शुरू होगी। अब यहां तो सोच रहे हो सर 13वें दिन शुरू होगी कि 9 और 2 11 दिन शुरू होगी? कौन सी दिन शुरू होगी? जब सारी एक्टिविटी खत्म हो जाएंगी तब पांचवा इवेंट शुरू होगा। मतलब आपकी सारी एक्टिविटी कब खत्म हो जाएंगी? जो मैक्सिमम होगा। 10 और 3 13, इसका मतलब टाइम कितना आया यहाँ पे? तो 13वें दिन आपका एफ एक्टिविटी चालू होगी। आई में 13वें दिन एफ एक्टिविटी चालू होगी। ये ना लिख देना 9 और 2 सर 11वें दिन चालू कर दोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटी जब, अब क्यों ए खत्म हुई, बी खत्म हुई, जब डी खत्म होगी और क्या बोलते हैं ई खत्म होगी तभी तो एफ चालू होगी। तभी यहाँ पे टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 दिन आ जाएगा। ओके, तो ये सारी बातों को ध्यान, ये लिख लो, उसको नोट कर लेना। अब चालू करते हैं इवेंट। एक एक्टिविटी और होती है डमी एक्टिविटी, अभी मैं आऊंगा उस पर, पहले मैं इवेंट बताऊंगा फिर समझ में आएगा। वो डमी बता देते हैं, टेल बता देते हैं, हेड बता देते हैं, फिर डमी करते हैं, ठीक है। हो गया? क्या हो गया? पानी पीते रहो। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो इवेंट। अब आ जाओ इवेंट पे। आज सिर्फ बेस तैयार कर रहा हूं, ठीक है। इवेंट रह गया? ठीक बात है। लो इवेंट करो, इवेंट स्टार्ट। इवेंट क्या होता है? कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हुई या फिनिश हुई तो एक्टिविटी क्या होगा? किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो एन इवेंट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। वो इंस्टेंट है। इंस्टेंट मतलब फिनिश हुई है या स्टार्ट हुई है। एन इवेंट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम which marks the starting or completion of work। किसी भी काम को स्टार्ट करना या कंप्लीट करना। कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी लिखो, वर्क भी मत लिखो, एक्टिविटी और रिलेट करते हैं इसको। एक्टिविटी लिख लो, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना या कंप्लीट करना, उसको इवेंट से नोट करेंगे। अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, अकरेंस ऑफ एनी इवेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिसोर्स। कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके लिए। इवेंट का अकर करना कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कोई रिसोर्स तो चाहिए, एक्टिविटी में चाहिए रिसोर्स तो। अब फाउंडेशन स्टार्ट की, कोई रिसोर्स चाहिए क्या स्टार्ट करने में? स्टार्ट ही तो करी है। पढ़ाई स्टार्ट की, कोई रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स तो नोट्स बनाने होंगे। लेट अस सपोज आपको बनाने हैं, आज आप सोच रहे हो नोट्स बनाऊंगा मैं, वो तो एक्टिविटी होगी। नोट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पेन चाहिए, रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। ये एक्टिविटी है, नोट्स बनाना डिपेंड कर रहा है
पेन पे और किस पे, बट कॉपी खोलना किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या, वो डिपेंड नहीं करता। तो एक्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, सीरीज में रहेगी, मतलब जो डिपेंड कर रही है भी रिसोर्सेज पे, भी रिसोर्स चाहिए उसके लिए, रिसोर्स चाहिए मतलब आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको इस चीजें चाहिए, बट किसी भी इवेंट को अकर करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए। आई समझ में? तो अकरेंस ऑफ इवेंट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी रिसोर्स, बट अकरेंस ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड एनी रिसोर्सेज। आगे समझ में? चलो एग्जांपल लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन started, second construction of foundation completed, third वो क्या बताऊं, concreting started, concreting finished। लो जी ये एग्जांपल हो गए। चलो इवेंट भी खत्म हो गया। और लिखूं, और लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जेई स्टार्टेड, और कंप्लीशन क्या लिख दोगे, कंप्लीटेड। लो चलो एक पॉइंट और लिखो इसमें, लिख लिया। हेयर या नोट डालो, इवेंट आर मार्क्ड ऑन, इवेंट आर मार्क्ड ऑन, अब इसकी जो मार्किंग जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, कोई भी हो सकती है। इवेंट आर मार्क्ड ऑन नोट्स एंड नोट्स आर ऑफ एनी शेप लाइक सर्कुलर, उसको सर्कुलर शो कर सकते हो, उसको आप रेक्टेंगुलर भी शो कर सकते हो, ठीक है, आप उसको स्क्वायर भी शो कर सकते हो, ठीक है, आप उसको स्क्वायर शो कर सकते हो, उसको रेक्टेंगुलर शो कर सकते हो। लो तो जरूरी नहीं है सर्कुलर ही होता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो शेप में भी है नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हो गया। चलो टाइप ऑफ एन इवेंट, अब लिखो टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट के टाइप बताओ भैया। पहला इवेंट टेल इवेंट, पहला इवेंट टेल इवेंट। टेल इवेंट क्या बताएगा, वो मार्क करेगा एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो लिख लो एन इवेंट विच मार्क्स दी which marks the starting of activity। An event which marks the starting of activity। An event which mark, अच्छा ये तो मैंने इवेंट की बात, वो इवेंट जो मार्क करेगा, एन इवेंट विच मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी, कोई तो बेसिक हो गया, कोई भी इवेंट एक्टिविटी की स्टार्ट होने को बताएगा। अब लिखो टेल इवेंट, एंड टेल इवेंट विच मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, विच मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना मतलब टेल इवेंट से स्टार्ट करोगे। एंड इज टर्म्ड एज इनिशियल इवेंट, and is termed as initial event। लो भैया इतना भी हो गया टेल इवेंट। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें लिख ले ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक्सेप्ट लास्ट इवेंट को छोड़ के, ऑल इवेंट्स आर टेल इवेंट, ऑल इवेंट्स आर ऑफ टेल इवेंट, सारे के सारे क्या हैं, टेल इवेंट है।
बट फर्स्ट टेल इवेंट, फर्स्ट टेल इवेंट इज इनिशियल इवेंट। फर्स्ट टेल इवेंट को क्या बोलोगे? इनिशियल इवेंट बोलोगे। ठीक है, समझ लो इसको सबको। एक एग्जांपल पहले लिए से स्टार्ट कर लेते हैं। लो भैया पहले वाला एग्जांपल पे आओ, एक तो बनाया था डायग्राम, लो इस पे आ जाओ। इवेंट की बात कर रहा हूं। इवेंट मतलब ये क्या है? किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना इवेंट होता है। टेल इवेंट क्या है? अब इसका ए एक्टिविटी का टेल इवेंट क्या है? दिस इज वन। अब ये वन जो इवेंट है ये क्या है? इनिशियल इवेंट है, ये एक ही होगा। सेकेंड इवेंट किस एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा है? बी को स्टार्ट कर रहा है, तो उसका मतलब ये भी क्या हो गया? टेल इवेंट। सो 1 2 3 4 5 ऑल आर दी टेल इवेंट, बट 6 इज नॉट अ टेल इवेंट। 6 आपका टेल इवेंट नहीं है। और फर्स्ट क्या है? इनिशियल इवेंट है। तो क्योंकि सभी इवेंट किसी ना किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हैं, तब इसको क्या बोल दिया? टेल इवेंट बोल दिया। आगे सुनो ने नेक्स्ट, अब आ जाओ हेड इवेंट पे। समझ आ गया ना? चलो हेड इवेंट, an event which marks the completion of an activity, marks the completion of an activity, an event which marks the completion of an activity is termed as head event. हेड इवेंट किसी भी एक्टिविटी कंप्लीट होकर बोलते हैं। अ हेड इवेंट विच मार्क्स द which an head event which सर होंगे an event, a head event which marks the completion of project, marks the completion of project, and head event which marks the completion of project is termed as finish event, is termed as finished event. इसको क्या बोल देंगे? finished event बोल देंगे। last head event, last head event is finished event. लो लिख लो इसको। हो गया? समझो इसको। कहता वो इवेंट जो बताता है कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, वो क्या होगी? हेड इवेंट होगा। अ हेड इवेंट विच मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, और हेड इवेंट कौन सा होगा? जो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, उसको बोलते हैं फिनिशिंग इवेंट। लास्ट हेड इवेंट इज द फिनिश इवेंट। आओ उसी प्रोजेक्ट में। अब ये बताओ सेकंड इवेंट, ये कौन सा इवेंट है? ये ए एक्टिविटी को खत्म कर रहा है, दिस इज द हेड इवेंट। थर्ड इवेंट इट इज ऑल्सो द हेड इवेंट, क्योंकि बी एक्टिविटी को क्या कर रहा है? फिनिश कर रहा है। फिफ्थ इवेंट इट इज ऑल्सो द हेड इवेंट, डी एक्टिविटी को खत्म कर रहा है। तो अल्टीमेटली यार ये तो ये भी टेल इवेंट हो गया, ये भी हेड इवेंट हो गया। तो सारे के सारे टेल इवेंट हैं और सारे के सारे हेड इवेंट है। बट फर्क कहां आ गया? दिस इज दी इनिशियल इवेंट, दिस इज दी फिनिश्ड इवेंट। आई समझ में? तो फिनिश्ड इवेंट ये क्या हो गया? स्टार्टिंग इवेंट, मतलब इनिशियल इवेंट बोल दिया। बाकी सारे क्या है? टेल भी है और हेड भी है। इसका मतलब ये सारे के सारे इवेंट कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? ये डुअल रोल प्ले कर रहे हैं। डुअल मतलब ये टेल भी है, ये क्या है? हेड भी है, किसी ना किसी एक्टिविटी। बट एक एक्टिविटी के स्टार्टिंग और हेड नहीं बता रहा है। ये एक एक्टिविटी को खत्म कर रहा होगा तो एक स्टार्ट कर रहा होगा। जैसे सेकंड एक्टिविटी बी एक्टिविटी को स्टार्ट कर रही है, तो थर्ड एक्टिविटी बी एक्टिविटी को खत्म कर रही है। तो अगर जब मैं बी एक्टिविटी की बात करूंगा तो 2 क्या हो जाएगा? टेल इवेंट, और ये क्या? थर्ड क्या हो जाएगा? हेड इवेंट हो जाएगा। तो ये सारी कहानी है। बट अपने आप में सभी एक्टिविटी को स्टार्ट और खत्म कर रहे हैं। आगे सुन, तो ये सारी कहानी क्लियर है? हेड इवेंट और टेल इवेंट। चलो ये सारी कहानी भी होगी। अब आ जाओ डुअल रोल इवेंट। तो इतना बेस बना दिया आज तो। डुअल रोल इवेंट मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ, आप बीटेक करके नहीं आए हो।
ठीक है ना, आपने नाम ही नहीं सुना होगा, डुअल रोल इवेंट। इवेंट which act as both for an event which act as both for different activities is termed as an event which act as both for different activities is termed as dual role event. Dual role event except initial and end event. Except initial and end event, all events are dual role. All events are dual role event. हो गया, ये सारी समझ आ गई ना। इसका मतलब तो ये हुआ इनिशियल और जो फिनिश को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, डुअल रोल प्ले करते हैं। ये सभी टेल इवेंट भी हैं, ये सभी एंड इवेंट भी हैं। आगे डुअल रोल। चलो अब आ जाओ एक्टिविटी का तीसरा पार्ट। अब मैंने एक्टिविटी 2 बता दी थी, इवेंट बता दिए, अब मैं बताऊंगा डमी एक्टिविटी, तीसरा टाइप एक्टिविटी का। बाद में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इवेंट का रोल था। नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाओ डमी एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाओ डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी। अरे डबल आता है क्या इसमें? डमी में डबल एम आता है ना, चेक कर लेता हूँ। डमी सीधा ही लिख दिया क्या? चलो डबल एम लिख लो। लो जी डमी, ठीक है। पानी पी लूं, तोड़ पोज कर दो, करते हैं। चलो नेक्स्ट इज डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या है? डमी देखते हो ना शॉप्स का, डमी लगा होता है। डमी कोई पार्ट होता है क्या शॉप का? क्या डमी को खरीद पाते हो? वो आर्टिफिशियल पार्ट है, वर्चुअल है, ठीक है। सो लिख लो इसमें भी, ये क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल वर्चुअल, इट इज एन आर्टिफिशियल वर्चुअल सुपरफिशियल एक्टिविटी। सुपरफिशियल एक्टिविटी, सुपरफिशियल जो मतलब इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। सुपरफिशियल एक्टिविटी ड्रोन इन नेटवर्क ओनली, ड्रोन इन नेटवर्क ओनली, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कोई पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एंड टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, and to establish the relationship between the other activities. Between the other activities. Since this activity is not a part of actual project, actual project का कोई पार्ट नहीं होता ये। It consumes no resources। अगर एक्चुअल में पार्ट है ही नहीं तो क्या कोई रिसोर्स चाहिए इसके लिए? It consumes no resources। अब ये बताओ, किसी भी एक्टिविटी करने के लिए तो रिस्पॉन्स चाहिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए,
बट डमी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि डमी एक्टिविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। आई समझ में? तो ये क्या है, इट इज अ वर्चुअल सुपरफिशियल एक्टिविटी। ठीक है, अब कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा एक्टिविटीज के बीच में। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखो। लेट अस सपोज इसका एग्जांपल ले लो थोड़ा अच्छा बना देते हैं। एक यार इसमें कम नहीं दिख रहा, क्या ज्यादा कम नहीं हो गया है? सही दिख रहा है क्या? एक एक्टिविटी इसमें बनाते हैं। वन 1 2 3 4 ले लो। 1 2 3 4 ये ले लो। 1 2 3 4 उधर लास्ट 4 है ना, लो ये 4 लो, ये 3। ठीक है, चलो सबसे पहले बेसिक चीजें बताओ मेरे को। कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है? अब मेरे को ये बताओ आप, इसमें बेसिक चीजें बताओ। फर्स्ट इवेंट कौन सा है? दिस इज इनिशियल इवेंट। 4 कौन सा है? दिस इज द फिनिश्ड इवेंट। और ये एरो, ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इसको ले लो A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी। ठीक है, एक्टिविटी मेरी स्टार्ट होगी। अब डमी एक्टिविटी क्या बताएगी? अच्छा, क्या आप इसके अंदर बता सकते हो A एक्टिविटी जो D एक्टिविटी है अब A के बाद स्टार्ट हुई क्या B के बाद स्टार्ट हुई? ये है। चलो ये देखो, इसमें पता लगा A के बाद कौन सी स्टार्ट हुई? यहाँ पे C आई। A के यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुई B के बाद कौन सी हुई? D। इसके लिए उसने क्या करा, अब 2 और 3 में रिलेशनशिप के लिए उसने क्या करा, एक डमी एक्टिविटी बना दी। इसका कोई काम नहीं था, बट इसको शो कर दिया। ये लो जी, दिस इज द डमी एक्टिविटी। इसको बोलते हैं D1। ये डमी एक्टिविटी है। अब ये डमी एक्टिविटी क्या शो कर रही है? ये कह रही है भैया ए एक्टिविटी होने के बाद आपकी एक्टिविटी D स्टार्ट हुई है। जब A फिनिश हो गई थी तभी मेरी कौन स्टार्ट हुई है? D एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ ये डॉटेड एरोज है भाई, इसने ये बता दिया जब A फिनिश हो जाएगी तो D स्टार्ट होगी। इतनी सी बात है। डमी एक्टिविटी कोई प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, बट रिलेशनशिप पैदा कर दिया इसने। किसने? अब A एक्टिविटी और D एक्टिविटी को सीरीज में करने के लिए। जैसे A एक्टिविटी के बाद C स्टार्ट हो रही है, वैसे ही A खत्म होने के बाद कौन सी स्टार्ट हो रही है? D स्टार्ट हो रही है। आई समझ में? तो इसका मतलब A एंड D किस में आ गए? A एंड D आर इन सीरीज। तो आपको जो A और D को रिलेशनशिप करने के लिए इसने क्या बना दी? डमी एक्टिविटी बना दी। आई समझ में? इसने ही काम है। लिख लो इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, हेयर डमी एक्टिविटी, हेयर डमी एक्टिविटी D1, हेयर डमी एक्टिविटी D1, हेयर डमी एक्टिविटी D1 and 2 between the 2-3, between the events 2-3, between the events 2-3 indicates that activity D cannot started
until the A finished, until the A finished, जब तक A फिनिश नहीं हो जाएगी। हो गया, आगे समझो। अब डमी एक्टिविटी किया क्या, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी। डमी एक्टिविटी एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप, डमी एक्टिविटी एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, एक्टिविटी डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। तो ए और डी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है, एस्टेब्लिश कर। चलो अब रिलेशनशिप कौन कौन सी कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल और दूं बढ़िया सा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देते हैं बढ़िया सा, इसी में ही ले रहा हूं। वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। लो काम है मेरे, यहाँ चल रहा था इलेक्ट्रिकल वर्क, यहाँ चल रही थी अपनी पहले ब्रिक वर्क, और ये डमी एक्टिविटी बना दी, और यहाँ आ गई प्लास्टरिंग, ठीक है। प्लास्टरिंग ठीक है, और इवेंट तो रहने दो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ मुझे, ब्रिक वर्क चल रहा था, ब्रिक वर्क चलने के बाद जैसे ही ब्रिक वर्क खत्म हो, क्या प्लास्टरिंग कर दोगे? पहले क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क पहले खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद प्लास्टर करोगे, कवर उसको बाद में करोगे। तो अब इलेक्ट्रिकल वर्क और प्लास्टरिंग के बीच में क्या आ गया? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, भैया इलेक्ट्रिकल वर्क होगा उसके बाद प्लास्टरिंग स्टार्ट होगी, ये कहना चाह रहा है। तो डमी एक्टिविटी क्या इंडिकेट कर रही है? ब्रिक वर्क तो कर लिया आपने, ब्रिक वर्क का प्लास्टरिंग ही होगी, सही बात है, बट इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप और है, क्या? इलेक्ट्रिकल वर्क। भैया आप ब्रिक वर्क करने के बाद पहले भैया ये खत्म होगा, फिर ये आएगा। भाई इलेक्ट्रिकल वर्क और प्लास्टिक वर्क ये सीरीज में है, ब्रिक वर्क और प्लास्टिंग ये भी सीरीज में है, आई समझ में? तो बीच में एक एस्टेब्लिश कर दी, ब्रिक वर्क होने के बाद बीच में डमी एक्टिविटी आई, डमी एक्टिविटी आई, पहले आप इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट करोगे, फिर क्या कंप्लीट करोगे? प्लास्टिंग करोगे, आई समझ में? ये सही है ना एग्जांपल? चलो इसको ले लो। अब आ जाओ, अब कुछ रिलेशनशिप्स अलग हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अब कौन कौन सी रिलेशनशिप होती है अलग अलग? फॉलोइंग रिलेशनशिप, फॉलोइंग रिलेशनशिप अकर इन, फॉलोइंग रिलेशनशिप अकर इन डमी एक्टिविटीज। फॉलोइंग रिलेशनशिप अकर इन डमी एक्टिविटीज। सबसे पहले है ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल रिलेशन, ग्रामेटिकल रिलेशन, ग्रामेटिकल रिलेशन। Here dummy is used to establish the uniqueness of identity, uniqueness of activity लिख लो। Dummy is used to establish the uniqueness of identity है, identity लिख लो ये, identity लिख लो, uniqueness of identity। If more than one activity, if more
if more than one activity starts from same node, एक ही नोड से more than one activity स्टार्ट हो रही है and terminates also at other node, dummy is used. इसको देखते हैं हम. dummy is used. ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है ये, कहता जब भी आप एक्टिविटी लिखोगे उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए. एक एरो पे एक ही एक्टिविटी आएगी, दो इवेंट के बीच में एक ही एक्टिविटी आएगी. अगर ज्यादा आ रही है तो डमी प्लेस करके एक प्लेस करो. कैसे करते हैं वो देखो. एग्जांपल, लेट्स सपोज एग्जांपल अभी आ जाएगा, समझ लो. एग्जांपल देखो भाई, लिखो एग्जांपल लिखो. कहाँ से शुरू कर दूं, ये ले लो. चलो 1 2 3 4 ये दे रखी है. ठीक है, इसके लिए आपको दे रखा है. ठीक है, इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, A B C. अब बीच में ही आ गया. इवेंट था पहला, इसको मतलब ज्यादा इंडिकेटर जो काम की चीजें वो बता रहा हूँ. B सेकेंड इवेंट चालू हुआ, उसके बाद कितनी एक्टिविटी इकट्ठी हो रही है, A B C. अब A B C एक एरो पे 3 एक्टिविटी शो कर दी. ये शो करना गलत है. इसको आप ऐसे इंडिकेट करोगे भाई एक एरो पे एक ही आए, मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए. एक एरो के लिए एक ही यूनिक आइडेंटिटी होगी. बट यहां तो ऐसा है नहीं. अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, लो कन्वर्ट करते हैं. 1 2 उसके बाद स्टार्ट कर दो एक्टिविटी, यहां लिख दो 3. ठीक है, और यहां लिखो 4. लो स्टार्ट करो. अब काम क्या चल रहा है, 1 2 3 4. ठीक है, एक्टिविटी कितनी है, एक और भी तो है एक्टिविटी. दिस इज दी एक्टिविटी, ये है. यहां से स्टार्ट हुई A एक्टिविटी. ठीक है, और B एक्टिविटी, ये है C एक्टिविटी, ये है डमी, ये है D2. लो बना दी मैंने अभी ये सारी काम. आप इसको ऐसे काम करोगे भी एक एक्टिविटी इसको शो कर रही है, इसको C एक्टिविटी, इसको B एक्टिविटी. ये लो. ठीक है, इसको B एक्टिविटी, और इनके बीच में क्या आ जाएगा. अरे उल्टा कर दिया क्या, ऊपर कितना लिए, 4 लिए क्या 5 लिए. 1 मिनट रुकना. ठीक है, उल्टा कर दी. इसको 4 ले लो, इसको ले लो 5, इकट्ठा ही खत्म कर देंगे. ये है 5, इसको खत्म करो 6 और इसको कर दो. तो इवेंट बढ़ा दिए मैंने. ठीक है, और हर एक्टिविटी को एक एक मिल गया. यहाँ से क्या है, एक एक्टिविटी, यहाँ से डमी है. ये जैसे डमी है एरो में आएगा. लो इसको भी ड्रा कर देता हूँ. अब आपने क्या किया, तो डमी, ये भी क्या है डमी 2, ये D1, ये D2, इसको प्लेस कर दिया. इस एक्टिविटी को ऐसे शो ना करके ऐसे शो करोगे. अब हर एक्टिविटी की आइडेंटिटी शो करती है. क्लियर है बात, ये सारी काम. चलो ये काम भी हो गया. ठीक है, अब आ जाओ. नेक्स्ट रिलेशनशिप है अपनी नेक्स्ट आ जाओ लॉजिकल रिलेशनशिप. नेक्स्ट आ जाओ लॉजिकल रिलेशनशिप. लॉजिकल रिलेशनशिप ये सेकंड टाइप है. लॉजिकल रिलेशनशिप ठीक है. लॉजिकल डमी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द
establish the relationship. Dummy used to establish the relationship in the network, in the network when an activity is common to, when an activity is common to two set of successor activity, two set of successor activity. In such a case dummy activity establish uniqueness of activity. लो ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये कब करोगे, लेट अस सपोज एग्जांपल देखो, 2-3 इवेंट, बी एक्टिविटी इकट्ठी दो, जैसे एक्टिविटी मतलब इसको इसमें जैसे एग्जांपल जैसे खाना खा रहे हो, क्या है ये, खाना खा रहे हो, क्या है ये एक्टिविटी है, खाना खा रहे हो 2 बार बता दिया, क्या ऐसा हो सकता है, दो एक्टिविटी इकट्ठी स्टार्ट कर, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा शो नहीं करना, हमें इसको एक बना देना है, ठीक है, कभी भी दो सेम एक्टिविटी शो नहीं करोगे, क्योंकि लॉजिकल होना चाहिए। अभी खाना खा रहे हो एक बार बता दिया, भी 2 बार थोड़ी बताओगे, खाना खा रहे हो 2 चीज थोड़ी बताओगे, ये है। तो इसको लेने के लिए और ले लो, दिस इज द इवेंट, ये इवेंट शो कर, तो बी एक्टिविटी शो कर रही है, यहाँ पे बी एक्टिविटी शो कर रही है, यहाँ पे ले लो बी टी, यहाँ पे ले लो ई, ये एक्टिविटी शो कर रही है, ठीक है। ये इवेंट ले लो 3 2 3 4, इसमें इकट्ठे ले लो क्या, 1 मिनट रुको, 2 3 4 5 6, ये दे रखी थी। अब इसको आप कैसे शो करोगे, इसको शो करोगे एक्टिविटी ए की बना दोगे बी, अब यहाँ पे लगा दोगे डमी, ओके, क्योंकि डमी का तो कोई रोल होता ही नहीं, D1 ये D2, ये आगे ऐसे चलता रहेगा, ये सारी कहानी। तो यहाँ पे फिनिश कर दिया, ठीक है, ये सारी कहानी आ गई। तो इवेंट ले लो, यहाँ से 2 से स्टार्ट हुआ, ये 3 4 ये 5, ये सारी कहानी क्लियर है भाई। अगर इवेंट एक्टिविटी दो एरो पे सेम एक्टिविटी शो नहीं करोगे, सेम शो करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, उस लॉजिक को शो करने के लिए आप एक एक्टिविटी शो करो। इस बी एक्टिविटी को कैसे शो कर दिया मैंने, एक ही, आई समझ में, ये सारी कहानी बना लो उसको। प्रीडिसेसर, ठीक है, हो गया। अरे बी दिखाया, लो ए भी दिखा सकते हो, लो ए दिखा लो, यहाँ पे इसको भी ये दिखा देना। तो बस ए बी सी, ये लो डी, ये ठीक है, कुछ भी बना लो, कोई इशू नहीं। बस अल्टीमेटली मुझे ये समझाना था। अब ये देखो, इधर देखो, एक और चीज बताता हूँ, बी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर कौन है, डी। बी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर कौन है, दो थोड़ी हो सकते हैं, एक ही होगा हमेशा। अब यहाँ देख लो, बी का डमी बना दिया, इसका डी और डी अलग लगा, ठीक है, ये सारी कहानी। चलो अब ये सारी कहानी खत्म होगी आपकी बेसिक की, ठीक है। 2 मिनटों को कितना हो गया, अब तो रूल्स रहेंगे, बस उसका क्वेश्चन रहेगा खत्म। अब